वेलकम टू ऑल अबाउट स्टार्टअप इनसाइड द इकोसिस्टम। यहाँ हम मिलेंगे उन इनोवेटर से, एंटरप्रेन्योर से और चेंज मेकर से जो फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं एएफ पॉलीमर के फाउंडर्स नारायण और पूरन, एक ऐसे स्टार्टअप के पीछे के दिमाग जो एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट दोनों को सस्टेनेबल तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। राजस्थान की एक छोटी सी जगह से आके उन्होंने अपने विजन और हार्डवर्क से ग्लोबल लेवल तक अपनी पहचान बनाई है। फोर्ब्स इंडिया के कवर तक का सफर ये बताता है कि पैशन और परसिवरेंस से कुछ भी मुमकिन है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और कैसे ईएफ पॉलीमर फार्मिंग को बदल रहा है। Thank you, Pooran and Narayan, for agreeing for the podcast. Maybe Pooran, आप और नारायण आप अपने बारे में थोड़ा बता पाओ और EF पॉलीमर के बारे में थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर पाओ सबको, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको अगर आप ब्रीफ कर पाओ कि EF पॉलीमर है क्या। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। तो मेरा नाम नारायण लल्गूकर है और मैं राजसमंद के केडी गांव से हूँ और ये पॉलीमर में अभी फाउंडर एंड सीईओ। जो ये पॉलीमर का आई थिंक जो स्टार्ट जो हमने की थी जब मैं 11वीं क्लास में था, आई थिंक 2016 के आसपास। तो उस टाइम आइडिया आया था और उस आइडिया के पीछे की मतलब कहानी सिंपल सी थी कि जैसे हम गांव से है तो शुरू से बचपन से ही खेती बाड़ी, पापा किसान है, खेती और वो सब देखते थे। जब 11th क्लास का मेरे को इंसिडेंट याद है कि उन्होंने मक्का की फसल बोई हुई थी और मतलब पूरा मक्का 2 महीने 3 महीने की ग्रोथ हो गई थी। 20 दिन तक कोई बारिश नहीं आई, मतलब पूरी क्रॉप जितनी बोई थी वो सूखना स्टार्ट हो गई, पूरी सूख गई। तो उनको मतलब काफ़ी दुख हुआ, पेन कि यार जो अपन इतना मेहनत की, इतनी सारी चीज़ें की और वो एंड में आके इस तरीके से पूरी पूरी फसलें सूख जाती है। तो उन्होंने ऐसे ही अपना उस टाइम उनको कि यार जो तू ये, मैं उससे पहले साइंस के प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनाते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि तू भाई ये जो प्रोजेक्ट बनाता है अपने जो अपनी किसानों की जो प्रॉब्लम है पानी की, उसके बारे में कुछ सोचो, वैसा कोई प्रोजेक्ट बनाओ। तो अब उस टाइम अपने को ऐसा लगा नहीं था कि यार ये मतलब ठीक है कि ये प्रॉब्लम जो है पानी की। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब उनका पेन सुना मतलब पापा का कि यार ये कितने दुखी है कि उन्होंने पूरी मेहनत की, सारी बचत लगाई और अब तो ये ऐसे कि पानी की कमी से पूरी फसल ही खराब हो रही है। और अब उतना आइडिया नहीं था कि कैसे पानी की प्रॉब्लम से कितना इम्पेक्ट होता है, क्या चीज़ें होती है। पर वो एक लगा था कि यार हाँ यार ये जो समस्या है इस पे कभी न कभी काम करके इस प्रॉब्लम का सोल्व करना है। मतलब एक वो मन में वो लग गया था कि नहीं यार अब मतलब जो भी हो, ना ये पता था कि स्टार्टअप क्या होता है, ना ये पता था कंपनी क्या होती है। बस ये था कि हाँ ये प्रोजेक्ट बनाना है ऐसा कुछ कि जिससे पानी की जो समस्या है उसको सोल्व कर पाए। तो बस वही काम के लिए हमने स्टार्ट किया ये पॉलीमर के लिए कि हाँ कैसे कौन कौन से तरीके हैं हम। तो ये पॉलीमर का जो जनरली जो अगर मैं सिंपली बताऊँ तो हम क्या कर रहे हैं कि जो बायो वेस्ट है, जैसे संतरे के छिलके हो गए, बनाना पील हो गए, उससे हमने एक ऑर्गेनिक वाटर रिटेंशन पॉलीमर बनाया है जो कि हमने फसल अमृत नाम दिया। वो क्या करता है कि कम पानी में किसान खेती कर पाता है। अब अगर उसको बारिश नहीं भी आई जैसे 20 दिन 30 दिन, तो उसको वो चिंता नहीं है कि मेरी फसल खराब आएगी, वो इस तरीके के खाद को यूज़ करके अपने पानी को बचा सकता है। तो यही अभी हम काम कर रहे हैं एज ए ये पॉलीमर कि कहते किसान जो हो वो कम पानी के अंदर, कम फर्टिलाइजर के अंदर खेती कर पाए और अगर जहाँ भी सूखे की स्थिति है या बारिश नहीं है या कम इरिगेशन में, वो इस फसल अमृत को यूज़ करके अपने खेतों में अच्छी पैदावार ले पाए। हेलो सर, थैंक यू सो मच। मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम पूरन सिंह राजपूत है। मैं और नारायण दोनों एक ही गांव से हैं। मैं एक तरह से पहला वो बच्चा था जो साइंस मैथ मतलब चाहते हुए ना चाहते हुए एक तरह से उसमें चले गए और फिर वो करा, फिर इंजीनियरिंग में, फिर नारायण पीछे पीछे, ये 3-4 साल मेरे से छोटा है तो ये इसका वही चल रहा था। तो जो भी प्रोजेक्ट वगैरह करते थे वो लोग हम साथ में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या कर रहा है, कैसे करना है, नहीं करना है। तो जब इस ईएफ पॉलीमर पर नारायण ने काम स्टार्ट करा तो हम साथ में जुड़े। उस समय मैं उदयपुर था आफ्टर ग्रेजुएशन, और नारायण ने एक दिन बताया कि हम लोग इस तरह से ये कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी डिस्कस करा है, कुछ हद तक हम चीज़ें करी है, अब आगे में थोड़ा सा और हमें हेल्प चाहिए। तो शुरू में ऐसे कनेक्ट हुए कि ठीक है 9 से 5 की 9 से 6 की जॉब कर रहे हैं, आईटी वाली कंपनी थी कुछ, उसके बाद में कुछ रहता नहीं आईटी कंपनीज का।
तो मेरे को ऐसा था कि यार ठीक है, कुछ ना कुछ तो करने को मिल रहा है बेसिकली। तो अगले 2 ढाई साल ऐसे ही निकले। ये लोग बताते रहते थे कि इस तरह का पिचिंग इवेंट है, कॉन्टेस्ट है। मैं बैकग्राउंड में बैठ के पीपीटी बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, एप्लीकेशन फॉर्म ड्राफ्ट करना है, तो ये चीज़ें करते रहते थे। जब वो करते थे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आती थी, टर्मिनोलॉजीज, स्टार्टअप्स, ये वो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा वो वाला फेस, और ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ गए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब नारायण आया था फर्स्ट टाइम कि सर ये कुछ प्रोजेक्ट है, एक पॉलीमर है। जब तक तो हम पॉलीमर तक भी नहीं पहुंचे थे, इको फ्रेंडली पॉलीमर भी नहीं बोलते थे। बोलते सर ये एक चीज है जिससे बनाता हूँ, जिससे एक आपकी क्रॉप के लिए वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी बन जाएगी। और फिर धीरे धीरे आई गेस एक बार अंकित से मिलना हुआ था, जब हमारे हम जब इनिशियल महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम सेशंस करते थे स्टार्टअप पे। जब स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अर्ली लेवल पे था उस समय 2016-17 में, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम था ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता था उदयपुर में स्टार्टअप्स की। तब वहाँ पर हम इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे थे, तब मैं नारायण से मिला। और तब इनिशियली फिर वहाँ हमने ऐसे माथुर जी थे, उनसे मिलना हुआ जो यूनिवर्सिटी की साइड से देख रहे थे। और कैसे हमने उनका सपोर्ट लेके, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी तो खेत हमारे पास थे ही, वहीं हमने कुछ पायलट करे इनिशियल। और उसके बाद हमने उसको टेस्टिंग करवाई। ये बात तब की है आई गेस, जब तक कंपनी के बारे में हमने बात भी नहीं करी थी। हम प्रोडक्ट को ही रिफाइन करने में लगे हुए थे। और जितने कंपटीशन होते थे या जितने सेशन होते थे, सब में नारायण आता था। चुपचाप बैठे हो, सारा ज्ञान लिया, उसको अप्लाई करा। एक बात होती है कि आपने सेशन अटेंड करा, अटेंडेंस लगाई, आप चले गए। आपने उसको ज्ञान को अप्लाई करा अपने लर्निंग में, और फिर उसको आपने अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई किया। तब जाके आई गेस मेरे को एक पॉइंट याद है कि एक वो फसल अमृत जो प्रोडक्ट था, वो पहले तो हम इसको एक जादू की तरह ही देखते थे राइट। कि एक आपने उसमें वेसल में डाल दिया, उसमें आपने पूरी 1 लीटर की बोतल खाली कर दी, और वो जो उसमें जो पाउडर था, उस पाउडर ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया और वो एक भी बूंद बाहर नहीं गिर रही। तो इनिशियली वो एक जादू आज 500 करोड़ की कंपनी बन चुका है। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आप लोगों की। नारायण, इनिशियली इनिशियली मैं बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि अंकित अंकित ज्वाइन हुआ, फिर पूरन ज्वाइन हुए। ऐसे आपने टीम बहुत अच्छी ग्रो करी, बहुत कोर टीम बनाई जो बहुत जरूरी थी, जो हर एक पर्सपेक्ट देख रही थी एक स्टार्टअप कंपनी का। इनिशियली लोग क्या करते हैं कि जो फाउंडर होता है वो बहुत यू नो इम्पेशेंट होता है कि सारा काम मैं ही कर लूंगा, मैं किसी को क्यों दूं, किसी को मैं को फाउंडर क्यों बनाऊं, ये तो आइडिया भी मेरा था। तो उस पर आपने कैसे काम किया? क्योंकि वो बहुत मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्ट्रॉन्ग टीम होना किसी स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी मतलब ये आइडिया आया, आइडिया आने के बाद प्रोटोटाइप की, हाँ ऐसे प्रोडक्ट बनाना है। प्रोटोटाइप रेडी हो गया था मेरे पास लगभग। जब मैं प्रोटोटाइप बना रहा था तो उस टाइम मैं आईआईटी की और इस तरीके की प्रिपरेशन और ये भी करता था, तो कि हाँ मतलब आईआईटी में सेलेक्ट होना है। तो एक वो अपने आसपास जो होता है ना कि वो बूम बना हुआ था कि आईआईटी में हो गया तो ही सब कुछ है, आईआईटी में हुआ तो ही। मैं पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, तो मतलब एक वो एक्सपेक्टेशन भी बनी जाती है आसपास के एनवायरनमेंट में कि हाँ यार, मैं एटलीस्ट, वो मेरी भी बहुत थी कि आईआईटी में तो मैं होऊंगा ही। पर जब मेरा नहीं हुआ तो मैं एक तरीके से मतलब पूरा जो डिमोटिवेट हो गया था कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सरकमटेंस। और फिर मेरे पास ये दूसरा आइडिया था कि ठीक है, हाँ इस पे मैं काम कर रहा था प्रोजेक्ट पे। तो जब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को करना क्या है, कि जब मैं ये प्रोजेक्ट चल ही रहा था साथ में मतलब आइडिया पे, तो मैंने ये था कि अब आईआईटी नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भगवान जो भी करता है। तो अब वो आइडिया को लेकर फिर मैं ये था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया यहाँ पे महाराणा प्रताप में। तो मेरा ये था कि अब सुबह 9 से 5 मैं कॉलेज जाऊँगा, सारे जो कर रहे हैं वही कर रहा हूँ, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो इस चीज़ को अब आगे बढ़ाना है, जो एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं यार, जो प्रॉब्लम पानी की है उसको सोल्व करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को ये लगती है कि जो बोलते हैं ना कि कब आप जब किसी बड़ी विज़न की तरफ मूव कर रहे होते हो, आप अकेले होते हो तो ठीक है, आप कर सकते हो, जैसे आपने बोला अकेले कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें आती भी है कि हाँ यार ये तो मेरा आइडिया है, इसमें मेरे को ये चीज़ें करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। पर मेरा शुरू में ये था कि मतलब मैं अकेला करके क्या ही कर लूँगा, अगर मैं कितना आगे चला जाऊँगा। सारी चीज़ें मेरे को ना तो आती है, जैसा मैंने बताया, मेरी में
कुछ चीज़ें मेरे में जो होगी वो एक्सपर्टाइज होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो मेरी बिल्कुल ही नल होगी। तो मेरे को ऐसी टीम की ज़रूरत थी कि जहाँ पर साथ में जाके कुछ आगे बढ़ सके। पर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन से लोगों के साथ जुड़ते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मोस्टली जो चीज़ें या जो हमें लगता है कि स्टार्टअप शुरू में ही फेल हो जाते हैं, वो टीम के कारण ही होते हैं कि आपके पास अच्छे लोग नहीं है। मैं इसमें मानूंगा, आई थिंक मैं नेचर, मतलब ये मेरा नहीं था, इसमें मैं वही बोलूँगा कि नेचर खुद चाहती थी कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ूँ। तो जैसे पूरन जी थे, तो इनको मैं बचपन से ही देखता आया था अपने गांव में। हम एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, सारी चीज़ें होती थी, और हम दोनों की पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। जो मैं सोचता था वो अपोजिट पूरन जी, लेकिन हम दोनों में ये था कि हाँ, जो भी चीज़ें हम मतलब अंडरस्टैंड करते थे दोनों को कि ठीक है। और दूसरा, हमने जब टीम बनाए थे, तो मेरा ये था कि लोग तो बहुत आते हैं, मतलब जैसे आप शुरू में जब कुछ नहीं होता है या जब चीज़ें नहीं होती, तब आपकी मदद कौन कर रहा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब चीज़ें होने लग जाती है सारी चीज़ें, फिर तो कोई भी आता है। लेकिन उस टाइम विदाउट मनी, विदाउट सपोर्ट, तो जब पूरन से जब भी हेल्प, तब तो इनको भी नहीं पता था कि आगे टीम बनेगी, स्टार्टअप होगा नहीं होगा, क्या होगा। इन्होंने निस्वार्थ हेल्प की, मतलब एज अ दोस्त की भी करते ही हैं लोग, पर दोस्त के अलावा भी इनका कि हाँ, एज इंटरेस्ट भी था। तो वो एक चीज़ मेरे को लगी कि आप जब हम टीम बना रहे थे, उसमें ये देखना था कि सही में लोग आपके साथ में क्यों जुड़ रहे हैं, एज वो पैशनेट जुड़ रहे हैं या किसी स्वार्थ से जुड़ रहे हैं, जब शुरू में आप टीम बिल्ड कर रहे होते हैं। तो वो एक की फैक्टर मेरे को जैसे पूरन जी में दिखा। दूसरा कि इनकी स्किल सेट क्या है, अगर जो मेरी स्किल सेट है वही अगर इनकी स्किल सेट है, तो फिर तो वैल्यू एड होगी नहीं। और जो इनकी स्किल सेट थी वो मेरी, जैसे मैं काफ़ी, मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आती थी, मेरे को चीज़ें नहीं करना आती थी। हाँ, बोलने में ठीक है, मैं बोल सकता था, लेकिन अगर उसको करना है तो वो एक्सपर्टाइज आई थिंक पूरन जी की काफ़ी अच्छी थी। तो मेरे को लगा था कि नहीं, हाँ, इनको अगर साथ में, तो हम एज अ टीम बन के चीज़ों को अच्छा दिखा सकते हैं। और उसका इम्प्लीमेंट भी हुआ भी, कि जब मैं शुरू में प्रेजेंटेशन करने जाता था, तो बहुत बार भले आइडिया यही था, हम जीतते थे काफ़ी में, हारते भी थे। अब मेरे को बताया कि काफ़ी शुरू में कंपटीशन जिसमें गए थे, सब में हारते थे, क्योंकि प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे कि हाँ, इसको दिखाना क्या, आपका आइडिया है, आप बोल के दिखा पा रहे हो, लेकिन उसको सही कि हाँ ये क्या है, आप जो एक स्टार्टअप में ज़रूरत होता है, उसमें आइडिया क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो वो उसमें दूसरा, अंकित का भी यही था कि जब मैं जा रहा था आई थिंक जयपुर पिच करने, तो वो ट्रेन में मिला था मेरे को। तब मैं उसको जानता भी नहीं था, वो मेरा जूनियर था कॉलेज। तो उसने मेरे लिए सीट रोकी कि सर आप यहाँ आ जाओ। तो उसका वहाँ से दिखा कि यार हाँ, ये बंदा जब अपनी सीट रोक के मेरे को सीट दिया, तो मतलब उसमें वो एक दिखा कि हाँ ये कुछ, और फिर उसका इंटरेस्ट कि वो भी निस्वार्थ होकर मेरे साथ आया पूरा जयपुर, उसने उसने पूरा चीज़ें अरेंज की वहाँ पे। तो जो टीम का, जो मेरे को लगता है कि एक तो दो चीज़ें होती है कि पहला तो आई थिंक मैं नेचर ने हमें मिलवाया। आई थिंक मैं तो जस्ट एक मीडियम था कि हाँ, एक ये जो आइडिया है इसको हम आगे लेके जाए, तो उसमें साथ में इस लोगों को जोड़ा साथ में, पहला। दूसरा, आई थिंक टीम में इम्पोर्टेंट होता है कि वो लोग जो मतलब जो है वो ग्रीडीनेस वाले नहीं है। जो भी, अगर आप टीम में, हमारी शुरू वाली टीम में, तो जो भी पूरन जी हो गए या अंकित हो गया, तो मतलब लोगों को ऐसा ना तो पैसों का ग्रीडीनेस थी, ना ऐसा हमारे में कभी ऐसा था कि क्या हो रहा है, किसी को क्रेडिबिलिटी की ग्रीडीनेस थी कि नहीं, कि यार अखबार में आज इसका फोटो आया तो मेरा क्यों नहीं आया, इसका आया तो इसका क्यों नहीं। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, तो हमारे में शुरू में कभी किसी का नहीं, ये पॉलीमर का आना चाहिए, किसका आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, बाकी तो वो चीज़ मेरे को लगती है कि एक टीम में कि आप दोनों का ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अपना जो विज़न बड़ा है, जो छोटी-छोटी चीज़ें वो तो होती रहेगी, हमेशा ही होगा। और आप अगर साथ में हो तो लड़ाई और झगड़े वो सारी चीज़ें, पर जब अलाइन करो तो वो मेरे को लगता है टीम के लिए काफ़ी ज़रूरी था। और इसीलिए साथ में फिर बुद्धि प्रकाश जी हो गए, शशि प्रताप हो गया, वो लोग भी जुड़े। वो भी काफ़ी मतलब सेम माइंडसेट के थे, उनके मन में भी ऐसा नहीं, वो निस्वार्थ हेल्प की, उसको शुरू में उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की हमारी। नारायण, बहुत सही बात बोली आपने कि एक टीम में डिफरेंट लोग डिफरेंट स्किल सेट लाने चाहिए, तब वो एक आपका पूरा सर्कल कंप्लीट होता है विद डिफरेंट स्किल सेट, ताकि तब वो कंपनी ग्रो कर पाती है। और मुझे मुझे सब याद हैं, शशि, बुद्धि प्रकाश जी, सबसे मिला हुआ हूँ, पूरी जर्नी देखी है मैंने, कहाँ पे किसने अपना रोल प्ले करा है। हर जने की एक अपनी स्टोरी है जहाँ उसने इस पार्ट में जुड़ के इसको ग्रो करने में हेल्प करी है। पूरन, एक मैं आपसे बात समझना चाहूंगा कि जब नारायण पहली यस बार सर। आपके पास आया था ये प्रोजेक्ट लेके, क्योंकि जब तो ये स्टार्टअप नहीं था, तब एक प्रोजेक्ट ही था, जी, जी, जी।
तब तब आपका क्या पर्सपेक्टिव था, आप इसको कैसे देख रहे थे? एक पॉइंट आया होगा कि हाँ ठीक है, मेरे गांव का ही है तो मेरे को मदद करनी चाहिए इसको ताकि ये भी ग्रो करे। हम्म। वो थॉट तो होगा ही। उसके अलावा आपका क्या पर्सपेक्टिव था? सर, होनेस्टली बताए तो शायद उस समय उतने मेच्योर या मतलब कुछ अच्छी चीज़ों के लिए उतनी मेच्योरिटी शायद आई नहीं थी कि बहुत ज़्यादा दुनियादारी समझे अपन। तो सिंपल सा जो आपने बोला ना कि गांव से है, और उसके पहले भी हम लोग आपस में चीज़ें डिस्कस करते थे कि भाई क्या करना है, नहीं करना है, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या अभी नया आ रहा है। मैं जो इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट थे उसमें भी नारायण को हम बताते थे। तो एग्रीकल्चर तो गांव में रहने से बाय डिफ़ॉल्ट था ही। और जब इसने बताया तो उस दिन मेरे को याद है, मैं मतलब हमारा बात हुआ था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं वीकेंड पे घर नहीं जाके, यूजुअली उदयपुर रहते थे, हर वीकेंड घर चले जाते थे, कि घर नहीं जाके यहाँ पे कर लेंगे। तो वहीं रुके नारायण के वहीं पे, गए रात को, बैठे, वो आईआईटी मुंबई के लिए हम लोग वो ड्राफ्ट कर रहे थे। सारे क्वेश्चंस वगैरह देखे, उनको ये बताते गए बोल के, मेरे को वो जो टूटी फूटी इंग्लिश आ रही थी उसमें मैं लिखता गया। तो इस तरह से स्टार्ट करा, और ज़्यादा कुछ पर्सपेक्टिव उस समय थे नहीं। और उसके बाद में भी यही चलता रहा। बेसिकली मेरे को थोड़ा ऐसा है कि शुरू से ही था, मतलब कि जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर और भी जो टाइम मिल रहा है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करा जा सके। तो वो जो 9 to 6 वाला जो जॉब था ना, वो ठीक है कि आप सुबह उठ रहे हो, अपने जो भी आपका दिनचर्या है वो फॉलो करा, फिर आप गए, वापस आने के बाद शाम का कुछ ऐसा बचता नहीं है। तो वो मेरे को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया काइंड ऑफ, कि जहाँ पे मेरे को जब भी टाइम मिलता है ना, कि हाँ फ्री है, कहीं पे टाइम देना है, तो आप वहाँ दे सकते हो। कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसके ऊपर आप काम करते रहो। तो वो पर्सपेक्टिव था, और वही चलता रहा अगले 2 ढाई साल तक। तो और बेस्ट थिंग ये थी कि जो नारायण ने बोली भी सही, कि और कुछ एक्सपेक्टेशन या डिमांड्स या ऐसी कुछ थी नहीं। और उसमें कहीं न कहीं बाकी सारी चीज़ें भी सपोर्टेड थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर मैं वर्किंग नहीं होता तो हो सकता है कि मैं फ्रॉम द डे 1 या आफ्टर सम टाइम नारायण से बोलता भी सही कि नहीं यार, मेरे को भी सपोर्ट चाहिए। बट क्योंकि मैं वर्किंग था, मैं कर रहा हूँ मेरा काम, और उस समय ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं ना, वो बचपन से साथ में रहे हैं। तो वो चीज़ें बोलते हुए गाँव में बड़ा ये होता है कि आपको बोलने में ही बड़ा ऐसा शर्म सा आता है कि यार ऐसे कैसे बोले कि इस तरह की मदद के लिए पैसा माँग रहे हैं। तो हम वो कल्चर इस तरह का रहा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा थॉट्स आते नहीं हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको द पॉडकास्ट प्रोग्राम बाय स्कव स्टूडियो। ये प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स, कोचेस और कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करता है पॉडकास्ट स्क्रैच से स्टार्ट करने में। और ये पॉडकास्ट भी इन्हीं की मदद से प्रोड्यूस किया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस एपिसोड पर। आपको कब लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू लीव अ 9 to 5 जॉब एंड फुल टाइम वर्क विथ नारायण ऑन ईएफ पॉलीमर? वो टाइम कब आया था, वो एक पॉइंट कब आया? राइट सर, देखा जाए तो ऐसे में काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में रहता हूँ। मतलब नारायण जो बातें कर रहा है वो सारी बातें अच्छी है, पर मेरे से उतनी वो रहती नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और इस तरह से। तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच था। जो अप्रोच था कि उस समय मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को जो पैसा मिल रहा है, बट जब मौका आया कि भाई जापान में जाना है और वहाँ पर चीज़ें करनी है, और वहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा है प्लस फुल टाइम इसके ऊपर करना है, और उसी टाइम नारायण का भी कमिट था। क्योंकि थोड़ा सा उस वहाँ जाने के पहले का पीरियड ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही है, बट या तो नारायण बिजी है, या फिर मेरा नाइट शिफ्ट का था वहाँ पर। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्री होता था, फिर दिन में रेस्ट करना है, शाम को उठते वापस ऑफिस चले जाना है। और जब नारायण अर्ली मॉर्निंग नहीं आ पा रहा है, तो बड़ा वो ऐसा फेज आता था कि यार काम पेंडिंग पड़ा है, करना है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, हम ये अवेलेबल नहीं। तो वो थोड़ा क्लियर हुआ कि भई अब हम दोनों ही फुल टाइम इसी के ऊपर करने वाले हैं। और जो हम यहाँ कर रहा हूँ बेसिकली प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ में, कि मेरे को जो मेरा खुद के खर्चे या फैमिली को सपोर्ट करना था, वो मुझे एश्योर था कि हाँ, जापान में जाके है, तो ठीक है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पर करेंगे। जो काम अभी मैं इतना टाइम जो 8 से 9 घंटे इस काम के लिए दे रहा हूँ, वही 8 से 9 घंटे अब एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएँगे प्रोजेक्ट वाले काम में। थोड़ी सी जर्नी को हम ब्रेक करते हैं। स्टार्ट तो हमने कर लिया, कैसे पता लगा, हम जापान वाले फेज तक कैसे पहुंचे, और जापान वाले फेज के बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में एज अ फाउंडर, क्योंकि जापान वाले स्टेज तक जाने के लिए भी हमारे को बहुत स्ट्रगल्स थे। आई थिंक उसमें सर जो सबसे पहला जो आपको आइडिया है कि हम जब अपन कॉलेज में थे
प्रेजेंटेशन और ये तो मतलब मैं फर्स्ट ईयर में ये जैसे ही आते ही यूनिवर्सिटीज़ में कि मेरे को इस पे प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो अपने मैं प्रोफेसर माथुर सर के पास गया था कि सर मेरे पास ऐसा आइडिया है। तो माथुर सर का भी ये था कि अगर फर्स्ट ईयर में कौन आता है मतलब मोस्टली उस टाइम तो यही था कि मोस्टली जब बच्चा आता है वो पीएचडी और उसमें अपना, और उस टाइम मैं आपसे भी नहीं मिला था के साथ, तो माथुर सर के साथ गया। फिर माथुर सर ने बोला कि नहीं, अपना एक न्यू जेन आईडीसी का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि मैं डेली उनके पास जाता, बाहर बैठा रहता कि सर आप तो सुनो मैं कुछ बना रहा हूँ। तो सर ने कहा कि चल तू रोज आ रहा है चीज़ें तो एक बार तेरे को ये न्यू एचपी के प्रोजेक्ट में डालते हैं, वहाँ पे अगर तेरा प्रोजेक्ट लगता है तो वहाँ से फिर शायद वहाँ पे अपना जब आया स्टार्टअप ओएसिस का जिसमें आप थे वहाँ पे, फिर अपना वहाँ पे मिलना हुआ कि हाँ। तो फिर उससे पहले ना कभी स्टार्टअप के बारे में सुना था, जैसे आपने बताया था। तो पहली बार जो स्टार्टअप का नाम ही सुना था, कंपनी की स्टार्टअप होता है कि वो आपसे ही सुना था कि हाँ स्टार्टअप क्या होता है। वो सेशन जब हुए तो वहाँ पे इंक्यूबेशन में आप और माथुर सर कि हाँ ये इस तरीके से। तो फिर जब वो आइडिया, अब उसमें आइडिया में पिच क्या होता है, एलिवेटर पिच क्या होता है, ये सारे वर्ड मतलब एक तरीके से कि क्या है, पर वो आप लोगों से सुन रहे थे कि आपका गाइडेंस था कि हाँ अभी हमें ये प्रेजेंटेशन बनानी है। वही चीज़ मैं फिर आके पूरन जी को बताता कि आज हमने ये बनाना है ये। अब मेरे को पता था कि हाँ चीज़ें क्या थी, लेकिन उसको बनाने के लिए फिर ऐसे सची हो इन लोगों को कि हाँ अपने को ये पिच बनानी है, फिर ये एप्लीकेशन करना है तो अपने शुरू में काफ़ी एप्लीकेशन जहाँ पे भी अपने को, जैसे आई स्टार्ट का हो गया या अपने जो ये अलग अलग हुए, तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन में अप्लाई करते हो। शुरू में जैसे मैंने बताया कि सेलेक्ट होते ही नहीं थे, और काफ़ी बार फिर उसमें जो सबसे पहला जो आई थिंक जो चेंजेस आया वो मैं जब अ, जयपुर के अंदर जब सीएम वसुंधरा राजे का, ऐसे अपन अप्लाई तो कर रहे थे, लेकिन जब सीएम वसुंधरा राजे का जो एक इवेंट था उसमें मैं गया था, और वहाँ पर मतलब उस एग्जीबिशन के अंदर वसुंधरा राजे और जो किरण महेश्वरी उस टाइम थे वो आए, उन लोगों ने देखा और वो वहाँ पे 2 मिनट तक रुके। तो वो चीज़ फिर काफ़ी मीडिया में, और वहाँ पे है कि सीएम इस प्रोजेक्ट पे इतना क्यों रुकी, तो वो अगले दिन मीडिया में आया। तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उससे पहले यूनिवर्सिटी में भी इतना नहीं था, फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी कह रहे अपने बच्चे कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो फिर वहाँ से एक थोड़ा सा कि हाँ जो हम कर रहे थे उसका हमें भी लगा कि यार पहली बार चलो अखबार में कुछ आया, कहीं से रिकॉग्नाइजेशन मिला, तो वो थोड़ा और उसमें एक मोटिवेशन हो रहा है कि हाँ जो कर रहे हैं वो सही में सही है, मतलब आइडिया। और बाकी फिर उसके बाद जब चीज़ें चलती रही, फिर जब अलग अलग पिच कंपटीशन में जाने लगे, पिच रिफाइन होने लगी, तो शुरू में जैसे मैंने बोला था कि हम कहीं पे भी जीतते नहीं थे, फिर उसके बाद तो ऐसा हुआ कि हर कंपटीशन में, चाहे एआईसीटी का आपको पता है, हम जब गए थे तो सारे के सारे अवार्ड जीते थे दिल्ली के अंदर, नेशनल लेवल पे 7 इंटरनेशनल अवार्ड भी था उसमें। फिर आईआईटी में जो यूरेका कंपटीशन था उसे मतलब हर आईआईटी के अंदर हमने सारे रहे उस सब में विनर। तो अब वो चीज़ें ऐसे होने लगी थी कि हाँ अब वो हमारे लिए एक हो गया था कि हाँ पिच करना है, जाना है, जीत के आए। वो चीज़ें हो रही थी वहाँ पे कि ठीक है गए जीते, उससे थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा था, वो सारे चीज़ें भी हो रही थी। पर अल्टीमेटली अभी तक यही था कि हाँ भाई प्रोडक्ट है आपके पास 2-4 किलो, उसको आप दिखा रहे हो जादू जीत रहे हो, सारी चीज़ें हो रही, पर वो अभी वो ऐसा नहीं था कि फेज़ की फुल टाइम क्या करना है या आगे कैसे क्या होगा। तो वो चीज़ें मतलब अपने यहाँ का भी काफ़ी डिस्कशन होता था कि अब ठीक है आपका आइडिया हो गया है, आपका आइडिया में आपने वैलिडेशन, कुछ अर्ली वैलिडेशन कर दिए, आपका मार्केट से आपने अलग अलग कंपटीशन में ये आपने वेरीफाई कर दिया कि पोटेंशियल है इस आइडिया में, क्योंकि न्यू चीज़ है, इनोवेशन है, तो कहीं ना कहीं वो एक वेरिफिकेशन हो गया था। लेकिन अभी जो एक्चुअल कस्टमर था उससे वेरिफिकेशन होना बाकी था, या जैसे कुछ तो वेरिफिकेशन हुए थे कि ठीक है मैंने अपने खुद के खेत में डलवाया, मेरे पापा ने डाला और उनको काफ़ी अच्छा लगा, आसपास के कुछ लोगों ने जैसे यूनिवर्सिटी में डाला, तो वो कुछ अर्ली वेरिफिकेशन तो थे, लेकिन कोई लार्ज इतना ऐसा नहीं था कि हाँ। तो सबसे पहले एक किसी इवेंट के बाद हमें 100 किलो का ऑर्डर आता है 2018 में। अब उस टाइम हमारे लिए ये था कि अब कैसे बनाए, क्योंकि ना तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कुछ चीज़ें हैं, और आपको पहला ऑर्डर भी मिला है कि ठीक है आप 100 किलो बना के दो। अब कुछ भी नहीं, तो वो मेरे को आज भी याद है कि मैं मतलब उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उससे पहले जैसे मैं 9 से 5 हम कॉलेज जाते, 5 से 7 में ट्यूशन पढ़ाने जाता बच्चों को, ताकि उससे थोड़े बहुत पैसे आए तो उसको यूटिलाइज करके वापस रिसर्च में यूज़ कर पाए या कहीं पे अलग करके। तो वो फिर 7 से 9 में हम वापस आते, मैं अंकित और ये जाते जूस की दुकानों पे बाइक लेके छिलका इकट्ठे करते, फिर जहाँ मैं रहता था उसी के ऊपर छिलके सुखाए हमने,
और वहाँ पे सिल के सुखा के फिर जो मेरे नीचे जहाँ रूम था उसी में मैंने लेबोरेटरी बनाई छोटी वाली कि हाँ इसमें मैं बॉईल करके मतलब वही अपने जैसे चाय बनाते हैं छिलकों को मैं बॉईल कर रहा हूँ 5-5 घंटे तक वहाँ पे चीज़ें और वो 20 दिन तक कंटिन्यू इस साइकिल में हमने पहला 100 किलो फिर यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में जा रहे हैं वहाँ पे परमिशन लेके कि हमें काम करने 2 दिन में तो वो करके हमने पहला 100 किलो प्रोडक्ट बनाया वो फिर कस्टमर को भेजा उसने मतलब हमें मतलब उस टाइम प्रोडक्ट की प्राइसिंग का था पता ना कुछ था ऐसे ही कि हाँ रैंडमली 30-40 रुपए में बेचेंगे ठीक है अब ना तो एक कैलकुलेशन फिर हमने कहा 50 रुपए पर किलो में ऐसे तो वो एक बोला और उसका पैसा भी आया तो वो हमें लगा कि हाँ यार कस्टमर ने पैसा दिया है किसी ने तो खरीद के तो वो एक लगा कि अब इसको कैसे आगे करें तो फिर ऐसे एक जर्नी की हाँ अब ऐसे कंपटीशन में फिर 2018 में जो गायत्री अवार्ड मिला था बेस्ट इनोवेशन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला तो ऐसे काफ़ी सारे रिकॉग्नाइजेशन भी होने लगे और फिर इंटरनेशनल मार्केट का मौका मिला जो रॉयल एकेडमी ऑफ सोसाइटी है लंदन में जाने का उसमें वहाँ पे हम विनर रहे फर्स्ट प्राइज तो वो चीज़ होने लगी कि हाँ आपको क्रेडिबिलिटी मिल रही है आपके प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन और कुछ डिमांड भी आ रही है तो अब अभी तक यही चल रहा था कि ठीक है जा रहे हैं कंपटीशन में मतलब अप्लाई कर रहे हैं ग्रांट मिल रही है उससे थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं पर वो साथ में कॉलेज भी था सारी चीज़ें थी तो अभी तक कुछ भी फुल फ्लेश नहीं था फिर आपका और गाइडेंस रहा कि अब इसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए तुम लोगों को अगर ग्रांट लेनी तो मेरे को याद है आपने मेरे को सजेस्ट किया और आपने ऋषभ सर से कनेक्ट करवाया था मेरे को कि आप जाओ ऋषभ सर से मिलो और उनसे एक बार इसको फॉर्मलाइज करो एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट करो तो फिर 2018 में हमने एज अ फर्स्ट इसको एज अ ये पॉलीमर नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट की ऋषभ सर की गाइडेंस में कि कंपनी क्या होता है तो वो ऐसे आके अभी तक हम कंपनी तक पहुंचे थे जापान भी जाएंगे अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एक मे बी इसमें नारायण और पूरन कोई भी आप इसमें से आंसर कर सकते हो क्योंकि हम इसको स्टूडेंट स्टार्टअप भी बोले कि हम जब पढ़ रहे थे तभी हमने इसको बोला एक स्टूडेंट स्टार्टअप की जर्नी में एक यूनिवर्सिटी का क्या महत्व रहता है कि मतलब आपका भी एग्जांपल दे सकते हो आप कि आपको यूनिवर्सिटी का क्या फायदा मिला बीइंग इन अ यूनिवर्सिटी हाउ यूनिवर्सिटी हेल्प्ड यू जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगता है स्टूडेंट के सामने क्या होता है ना कि एक वो होता है अगर यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं तो उसके सामने हमेशा वो रहेगा कि मेरे को अटेंडेंस पूरी करना है मेरे को वो चीज़ें पूरी करनी तो मेरे केस में आई थिंक और दूसरा आपको एक प्रॉपर टीचर और मेंटर जो आपको बैक में सपोर्ट कर पाए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सारे जो स्टूडेंट कर रहे हो उससे आप अलग कर रहे हो आपको थोड़ा सा अब उसके लिए आपको फाइट करना है यूनिवर्सिटी में आप 9 से 5 आपको क्लासेस भी लेनी है और इंजीनियरिंग में आप जानते हो टीचर क्लास से अगर ले रहे हैं तो उनको असाइनमेंट टाइम पे चाहिए उनको ये सारी चीज़ें चाहिए और जब आप इस तरीके की चीज़ें करो तो आप रेगुलर क्लास जा ही नहीं सकते हो तो वो यूनिवर्सिटी का मेरे केस में आई थिंक काफ़ी जो सपोर्ट रहा कि आपकी जो अटेंडेंस वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जब भी आप इवेंट में जा रहे हो तो उसमें मैं बोलूँगा कि किसी के भी पैसे नहीं होते क्योंकि हम सारे ही मतलब किसान परिवार से कि कॉलेज की फीस के बाद अलग से इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए कि मेरे को मुंबई जाना है तो उसके लिए हर महीने मेरे को पैसे मिल जाए वो पॉसिबल ही नहीं है तो जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत पैसे तो मेरे ट्यूशन पढ़ा के आ रहे थे तो उससे मैं चलो मुंबई चला गया ग्रांट के पैसे आते थे वो आपको पता है कि आज ग्रांट मिली तो वो 2 साल बाद पैसे आने वाले हैं वो टाइम पे कभी आए ही नहीं तो आप उस टाइम में अगर आपको जाना है तो उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का एक वो रहता था कि हाँ जो कभी जो बजट रहता था यूनिवर्सिटी का कि आपको ट्रैवल अलाउंस देते थे तो वो एक कहीं ना कहीं आपको काफ़ी यूनिवर्सिटी का अगर सपोर्ट मिलता है कि तो आपका एक खर्चा ये है क्योंकि बाकी आप जा ही नहीं पाओगे आपको कंपटीशन में जाना है मुंबई जाना है अगर महीने में 2 बार 5-10 हज़ार रुपये उस स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए बहुत मुश्किल है आपको होटल में रहना है वो सारी चीज़ें करनी है वहाँ पे रुकना है तो उसमें यूनिवर्सिटी का एक रहा था कि आपको TADA जो सपोर्ट मिलता है आप इस तरीके के प्रोजेक्ट में तीसरा आपका जो रहता है मोस्टली यूनिवर्सिटी का कि आपको वैलिडेशन के लिए अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कि आप इसको यूनिवर्सिटी के अंदर वैलिडेट कर लो कि आपको एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ मशीनें मिल गई फ्री में आपको कुछ मेंटरिंग सेशन मिल गए जो कि अभी अपने आई स्टार्ट के थे या स्टार्टअप ओएसिस का जो इस तरीके का कोलेब्रेशन था तो उसमें वो सेशन तो मेरे को लगता है ये सारा बेनिफिट रहे कि आपको एक तो इनिशियल अटेंडेंस सपोर्ट हो गया आपका कि आपका अगर थोड़ा बहुत है तो उसमें आपका अगर कुछ अच्छे प्रोफेसर है तो वो चीज़ों को समझ रहे थे दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कि आपको जो बजट वाला है कि आपको बजट के लिए आपको यूनिवर्सिटी से थोड़ा आने जाने का खर्चा जो है वो यूनिवर्सिटी ने आपको कभी कभी आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर दी तीसरा आपको इक्विपमेंट वाला
कि आपको अगर कुछ इक्विपमेंट चाहिए तो वो यूनिवर्सिटी के पास है, तो आपको खुद को नहीं खरीदनी, क्योंकि आप खरीद ही नहीं पाओगे, तो आपने रेंट ले वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। और फिर आपको टीम, जो मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी में होता है, आपके दोस्तों के साथ आप इजीली उनको यूटिलाइज कर सकते हो, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आप उनके साथ उनके अपने हेल्प ले सकते हो उनकी, तो वो फ़ायदा रहा है मेरे को लगता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये सब बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएट हो गए तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फ्री रिसोर्सेज नहीं है यूज़ करने के लिए। आपको टीम बिल्डिंग के लिए आपको नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना पड़ेगा, वहाँ आप अपना को फाउंडर ढूंढने में टाइम लगाओगे। यूनिवर्सिटी आपको वो नेटवर्क भी देता है, आपको वो लैब फैसिलिटीज़ भी देता है, आपको वो मेंटोरशिप भी देता है। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से अटेंडेंस में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। नाउ students can choose to do their own startup while studying. Even few of the universities are providing a 1 year career break or learning break. If a second year engineering student wants to take a break and want to do a full-fledged startup full time, they can do it, and maybe they can resume whenever they want. These types of facilities also, अब incubator हर यूनिवर्सिटी में है। अगर इंक्यूबेटर नहीं होगा तो ई सेल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, जहाँ वो आपको इनिशियल सेशंस और इनिशियल हेल्प मिल जाती है। फिर मे बी जो भी आपका, अगर आप राजस्थान में हो तो आई स्टार्ट है, हैदराबाद तेलंगाना में हो तो टी हब है, केरला में केरला स्टार्टअप मिशन है, चंडीगढ़ में इनोवेशन मिशन पंजाब है। तो हर स्टेट अब एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में लगी हुई है। हमने इनिशियल जो हमारा वसुंधरा जी ने हमारे को सबसे बड़ी ग्रांट दी, जो हमारा एक मेजर स्टेप आया हमारी जर्नी में। और वहाँ से जापान जाना कैसे हुआ? हाँ, तो मोस्टली जैसे मैं बता रहा था कि 2018 में हमने कंपनी और इस तरीके से एप्लीकेशन चल ही रहा था। इसको मैं बोलूँगा आई थिंक कि जो नेचर चाहती थी, या कि कुछ ऐसा कि हाँ, हम हमेशा सोचते थे कि जापान टेक्नोलॉजी में अच्छा है, जापान उस चीज़ों में अच्छा है, तो जापान का एप्लीकेशन आया गूगल पे उससे पहले। तो अब जैसे मैंने लंदन का हमने बताया था कि लंदन गए थे, तो वहाँ पे चीज़ें देखने को मिली, तो फिर एक वो क्यूरियोसिटी आई कि यार पहाड़ इतना अच्छा एक्सपोजर है, इस तरीके की चीज़ें। तो जापान का एप्लीकेशन आया, और वो भी लास्ट दिन में मेरे को याद है, शशि उस टाइम पूरे वो शशि ने लास्ट टाइम अप्लाई किया था लास्ट डे पे। हमने साथ में मिलकर रात को कि हाँ एंडिंग होने वाला है, और अभी हमने अप्लाई कर दिया लास्ट वाला। तो उसमें हमारा सिलेक्शन, मतलब कि हमें कुछ था ही नहीं कि जापान में कहाँ सिलेक्शन होगा, क्या होगा, जापान इतना एडवांस है और इस तरीके की चीज़ें, पर एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दिया था। तो जापान क्या है कि जैसे अपने इंडिया में ऐसे एक्सेलेरेटर प्रोग्राम चलता है, वैसे जापान के अंदर भी ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, ओकिनावा प्रीफेक्चर गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट, वो क्या करती है कि हर साल एक प्रोग्राम रन करती है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से 2 स्टार्टअप को सिलेक्ट करती है। हाँ, अभी तो उन्होंने 4 कर दिए, पर उस टाइम 2 स्टार्टअप को सिलेक्ट करती थी। और अगर आप उस प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हो तो आपको 1 साल की ग्रांट मिल देते हैं, वो कि अपने इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 50-60 लाख रुपए। उसमें आपका, जो जैसे पूरन जी ने बताया था कि अगर आप वो वहाँ पे जा रहे हो तो आपको सैलरी भी ले सकते हो, उसमें से आप आपका एक्सपेंस खर्च निकाल सकते हो, आप अपना रिसर्च फैसिलिटी, तो वो एक ईज़ी हो जाता है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए कि अर्ली स्टेज में उनको जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाती है उससे। तो वो वाला जो है, ये इनका काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम इन्होंने कर रखा था, उसमें 1 साल पूरा आपको वहीं रहना है जापान के अंदर, उस तरीके। तो हमने अप्लाई किया, और उस टाइम आई थिंक 400 के आसपास एप्लीकेशन आए थे पूरे वर्ल्ड से। और उसमें फिर उनका 6 मंथ का प्रोसीजर चलता है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपकी टेक्नोलॉजी चेक करेंगे, आपकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, वो सारी। तो वो भी, अब हमें उस टाइम इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, पर फिर भी ऑनलाइन में हमने दिखाया और हम सेलेक्ट हो गए। एक कंपनी इंडिया से हुई थी, फर्स्ट कंपनी आई थिंक हम ही थे जो इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए थे, और एक रशिया से हुई थी, तो हमें 2 कंपनी को उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। अब हमारे सामने ये था कि ठीक है, कि जब सेलेक्ट हो गए तो हमें जापान जाना है 1 साल के लिए। और अभी मैं था थर्ड, मतलब मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ था, मैं कॉलेज के बीच में था, थर्ड ईयर में। और अब हमें ये था कि मेरा ये था कि अब मैं अकेला जाऊं, तो फिर मैंने पूरन जी को भी बोला कि नहीं पूरन जी, अभी आप कर ही रहे हो पार्ट टाइम, आप चलो मेरे साथ जापान एज ए फुल टाइम। वहाँ पे अपना जो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी अपना कवर हो रहा है। और हमें ये था कि कुछ भी नहीं हुआ तो 1 साल रह के आएंगे, एक्सपोजर लेके आएंगे, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। और अब मेरे सामने ये था कि मैं अपनी डिग्री छोड़ूं, क्योंकि बहुत मुश्किल था कि मेरे को सेकेंड ईयर के बीच में छोड़ के जाना। पहला मतलब जो कॉलेज लाइफ है वो मेरी कहीं ना कहीं पीछे रहेगी।
दूसरे मेरे सारे चीज़ें होगी वो कही, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि मैं डिग्री बीच में छोड़ दूँ, क्योंकि अगर वापस आया कुछ नहीं हुआ, मतलब वो बहुत एक बड़ी रिस्क थी कि डिग्री को दाव पे लगाना। और फिर कि पर मेरा यही था कि अब मैं मतलब काफ़ी लोगों से बात भी की, तो सबका वही आता उस टाइम की डिग्री इम्पोर्टेंट है, किसी का कहा था कि एक्सपोजर, मतलब मिसलेनियस सभी की तरफ से फीडबैक था। और मेरे को याद है उस टाइम ऋषभ सर का भी स्ट्रांगली यही था कि नहीं जाना है। पर मेरा वही था कि नहीं यार, अब मेरे को अंदर से ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, अभी क्या है मेरे पास, अभी भी कुछ भी नहीं है। और चला भी गया और वापस 1 साल बाद वापस आ भी गया तो फिर भी कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने कहा कि अब रिस्क ले ही लेते हैं और डिग्री छोड़ के चले जाते हैं। पर फिर उसमें माथुर सर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा, उसमें सर ने की यूनिवर्सिटी से बात की और उन्होंने कहा कि आपके लिए स्पेशल एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे, तो वीसी सर और यूनिवर्सिटी। तो इसमें मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, कि ऐसा जब आपके स्टूडेंट के पास मौका आ रहा है तो वहाँ पर किस तरीके से एक स्टेप एडवांस लेके उन्होंने जो मेरे को सपोर्ट किया, तो वो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि हाँ चलो 1 साल मेरी डिले होगी, वो कोई नहीं, पर मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा। तो वो और सेम पूरन जी के लिए भी इन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ी और फिर हम दोनों साथ में जापान के लिए निकलने के लिए रेडी हो गए थे। और उसी टाइम आई थिंक एक इंसिडेंट भी हुआ था जो पूरन जी शेयर कर सकते हैं निकलने से पहले। तो वो बेसिकली सर ऐसा था कि नाइट शिफ्ट था ना मेरा, और आई थिंक जून 15 जून का हमारी फ्लाइट्स वगैरह बुक थी। सामने जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने ही सारा वीज़ा और वो सब करा के कर दिया था। एंड 8 जून मेरा लास्ट वर्किंग डे था। तो और वो पूरा जो वीक था, उस वीक में हम लोगों ने वीज़ा के लिए दिल्ली भी जाना पड़ा। और मतलब उस समय हम शायद फर्स्ट टाइम ही रिजर्वेशन करा के जा रहे थे। उसके पहले मैं तो कम ही जाता था ट्रेवल में, बट ये लोग तो विदाउट विदाउट रिजर्वेशन ही, कि उतना ही पैसा ही, मतलब जाना है बस। तो उस समय हमने रिजर्वेशन भी ट्राई करा, लेकिन वो आरएसी में मिला। तो हम बैठे बैठे यहाँ से दिल्ली के वहाँ पे पूरा दिन वो वीज़ा का प्रोसीजर हुआ। फिर रिटर्न आए वापस, उसमें भी वही आरएसी मिला। तो वो पूरा वीक ऐसा हो गया था कि सो ही नहीं पाए। और फिर मैं उस दिन लास्ट वर्किंग डे था, तो जो रूम में छोटी मोटी चीज़ें थी, कपड़े वगैरह, वो सब पैक करके कि घर पे चल लेते हैं। सुबह सुबह घर पे निकल गया बाइक लेके। और मेरा जो रूम पार्टनर था वो, और रास्ते में मेरे को बाइक चला चलाते नींद आ गई। तो तो वो तो मतलब ट्रेजिक सा एक्सीडेंट हुआ। फॉर्चुनेटली भगवान की दया से बहुत ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है। मेरा जो राइट हैंड था, मतलब राइट हैंड है, यहाँ पर ये जो बोन है ये ब्रेक हो गया था। तो मैं राइट हैंड ही हूँ बेसिकली। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था कि जाना तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने वो फ़ोटोज़ वगैरह लिए, मेडिकल रिपोर्ट और वो सब जापान साइड में उनको ईमेल करा कि मेरे को थोड़ा एक्सटेंशन या वो चाहिए कि 1 महीने बाद ज्वाइन करूँ। तो नारायण ने उस समय फिर इसका तो था ही कि भाई इस एक को तो ज्वाइन करना ही है, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 महीने डिले करा चुके थे। आइडियली उनका अप्रैल में प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और नारायण के 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, तो हमने थोड़ा डिले कराया था कि हम जून के बाद ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो फिर नारायण उधर गया, मैं 1 महीने बाद गया था। तो वो काफ़ी मतलब इस तरह की चीज़ें थी। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जाना, वो भी इस तरह से टूटा हुआ हाथ लेके। और वो इंटरनेशनल ट्रिप से थे, पहले डोमेस्टिक कभी गए नहीं आप तो। पहली फ्लाइट वो भी इंटरनेशनल। हाँ, पहली फ्लाइट उदयपुर से मुंबई, मुंबई से फिर हांगकांग, हांगकांग से ओकिनावा। डर डर इतना था क्योंकि एक तो हाथ जो था उस पे प्लास्टर लगा हुआ था पूरे, और ऊपर से कभी बैठे नहीं ना। तो मेरे को याद है हांगकांग के लिए 6 घंटे की फ्लाइट थी मुंबई से, 6 या 7 घंटे की। मैं उठा तक नहीं सीट से, टॉयलेट भी बाहर आने के बाद करा। वही नाइस, तो वही था, जैसे मैं भी मतलब पहुंचा, अपने अकेला चला तो गया यहाँ से बिना सोचो। मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं लंदन गया था, पर वहाँ तो चलो इंग्लिश का था, तो इतना मैं उस फॉर्म में था कि हाँ इंग्लिश तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल ले। जैसे ही वहाँ उतरा और मेरे को तो कि ये तो इतना छोटा सा आइलैंड है और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ना तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं बोलते सारे जापानीज, ना मेरे को प्रॉपर इंग्लिश आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ना मेरे को खाना आता है, क्योंकि खाना में पूरा वेजिटेरियन और वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही।
और ना मैंने, क्योंकि मेरे 4 बहन हैं तो कभी घर पे कभी बनाना यही नहीं खाना, कभी सीखा ही नहीं फिर मैंने। उसके बाद जैसे ही गया वहाँ पे, और अब वो पहला महीना मेरे को याद है, सिर्फ बिस्किट या फिर फल फ्रूट उस पे निकाला पूरा 1 महीना, कि हाँ थोड़ा बहुत जो भी वेगन मिला वो खाया 1 महीना। तो ऐसे करके मतलब वहाँ पे कि ठीक है हाँ आप सेटल हुए। फिर उसके बाद पूरन जी आए, फिर इनको खाना बनाना आता था, तो फिर इनका हाथ भी टूटा हुआ था, फिर भी ये बताते हम साथ में करते हुए फिर वहाँ पे निकाला 1 साल। तो इस तरीके से जापान में हुई चीज़ें। पर जापान में आई थिंक वो रहा था कि जो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा एक्सीलेटर प्रोग्राम था उनका, कि जो 1 साल का था, तो उसमें क्या किया, अब हमारे लिए कुछ भी दूसरी चीज़ थी नहीं, सीपीए पॉलीमर पे ही काम करना। तो जो रिसर्च में जो चीज़ें बाकी रह रही थी कि हाँ हमें प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना है, या मतलब एटलीस्ट वो सारे जो वैलिडेशन चाहिए, कि अगर जापान ने वेरीफाई कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ अब वहाँ के प्रोफेसर के साथ में उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें रात भर लगते रहते थे उनके साथ में बेसिक से बेसिक एक्सपेरिमेंट करना, जो कि काफ़ी एक लर्निंग रही मेरे लिए भी, और बेसिक रिसर्च सीखना। तो वो जापान में कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद आई थिंक अगेन जब 1 साल पूरा हो गया, 1 साल तो उनका सपोर्ट रहा था, और सपोर्ट रहने के बाद फिर कोरोना आ गया। तो अब हमारे लिए इशू ये था कि अब वापस हमारे लिए डिसीजन ये था कि अब आ तो गए, 1 साल हो गया, अब आपके पास ऑप्शन है कि वापस जाओ या तो छोड़ के, क्योंकि ना तो उस टाइम हमारे पास कुछ भी था ना, और अब कोरोना था, सारी सिचुएशन थी, और पैसे भी नहीं थे। तो जापान में ये होता है कि अगर आपको जापान में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको 5 मिलियन पैसे चाहिए, जापानीज येन, अगर आप फॉरेनर कंपनी स्टार्टअप हो तो। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम किसी जापानीज लड़की से शादी कर लें तो फ्री, या फिर 5 मिलियन। तो मेरे लिए तो ये था कि नहीं, मेरा तो पॉसिबल नहीं। हाँ, और फिर मैंने पुरंजे का भी ये था कि भाई ठीक है, हमें पता था कि हमारे घर वाले मानेंगे नहीं ऐसी चीज़ों के लिए, तो ये ऑप्शन तो यहीं खत्म हो जाता है। अपना दूसरा जो ऑप्शन है, पर फिर अब इतने पैसे कहाँ हैं यहाँ पर, तो है ही नहीं आपने मतलब जो ग्रांट मनी मिली थी वो तो खत्म हो गई लगभग। अब हमारे पास बचे थे कि ठीक है हाँ 1 मिलियन मेरे पास बचे थे, थोड़ा बहुत 1 मिलियन पूरन जी के पास बचे होंगे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, फिर मैंने कहा कि अब मेरा तो वैसे ही, मैं तो मतलब पूरन जी जॉब भी कर रहे थे, मैंने कहा मैं तो वैसे ही कॉलेज में था, तो आप जॉब करो तो एटलीस्ट आप अपने घर वालों को तो ऐसा तो लगेगा कि जापान गए हो थोड़ा बहुत तो कुछ किया। तो मैंने कहा आप अपने रखो एक बार के लिए भले ही, अभी मैं अपने थोड़े से जो 1 मिलियन पैसे हैं इसको मैं वापस लगाता हूँ इसमें। और फिर पूरन जी का ये था कि अभी ये हमें 4 मिलियन हमें और पैसे चाहिए। अब 4 मिलियन आप कहाँ से लाओ, इंडिया से आप ला नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरे को एक जो लगता है सर कहीं ना कहीं कि वहाँ पर जो लोग थे, आई थिंक हाया सान नाम से एक जापानी लेडी थी, सिर्फ हम उनको 2-3 महीने से या 4-5 महीने से जानते थे। उन्होंने हमें 4 मिलियन लोन दिया सिर्फ, जबकि उनको पता था कि ना हमारे पास पैसे हैं, हम छोड़ के जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फॉरेनर है, कितनी बड़ी रिस्क थी कि पैसे पूरे ही डूब सकते हैं। और वो खुद स्टार्टअप कंपनी थी, लेकिन उन्होंने मेरे को हमें मतलब पता नहीं भगवान ने चाहा या कि उन्होंने 4 मिलियन एज ए रिस्क हमारे पे कि लोन के पैसे ले लो, जब आपके पास हो वापस मेरे को दे देना। और वो 4 मिलियन हमने पैसे लिए, टोटल 5 मिलियन हुए, और हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की। मतलब बहुत बड़ी रिस्क थी। अब हमें कहा था कि नहीं आ जाओ, हमने ले लिए हैं। और उस टाइम सिचुएशन इतनी बुरी थी कि कोरोना था, कोई भी इन्वेस्टर, हम मेरे को पता है कि हम इतने इन्वेस्टर के पास जाते, सारे इन्वेस्टर ना ना ना, कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। फिर हमारे पास काफ़ी ऐसे ऑफर भी आए थे कि आप 50 लाख ले लो, 50% कंपनी का दे दो ऐसे। और उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको, क्योंकि पैसे नहीं ही आपके पास, पर फिर हमारा वही था कि नहीं यार हमें मतलब एटलीस्ट अपनी, ठीक है जो भी होगा, पर अभी अपनी वैल्यू पे तो नीचे नहीं गिरना है कि जी ठीक है जो पूरे कहीं, क्योंकि अगर हमने पूरे दिया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर हमने कंटिन्यू स्ट्रगल किया और चीज़ें रही। फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ से सपोर्ट मिला हमें काफ़ी, जैसे यश का आसान हो गए, और इस तरीके से काफ़ी जापानीज टीम हमने बनाना स्टार्ट की उन लोगों ने। फिर हमें इन्वेस्टमेंट मिला, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एमटीजी वेंचर से। तो वो आज भी याद है मेरे को कि जस्ट उन्होंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट मीटिंग में, ना तो उन्होंने कभी ड्यू डिलीजेंस के लिए वो इंडिया आए, ना उन्होंने हमारी टीम देखी, ना फैक्ट्री देखी, ना कुछ देखा, सिर्फ प्रोडक्ट देखा और हमें देखा कि ठीक है। और उन्होंने इंस्टेंट उसी 1 दिन 2 दिन बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम करेंगे।
तो वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आने के बाद ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है, अब हम जापान में कंपनी इनकॉपरेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो मतलब उस बीच में पूरन जी को हमने वापस इंडिया आ गए थे, क्योंकि हमें ये था कि अब इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा था। अनित यहाँ पे फुल टाइम कर ही नहीं पा रहा था, उसका कॉलेज था यहाँ पे आपको की सारी चीज़ें। तो पूरन जी हमने कहा कि एक जना, क्योंकि अगर सर्वाइव करना है, एक जना जापान रहेगा, एक जना इंडिया आएगा। तो पूरन जी वापस इंडिया आए और फिर मैं वहीं रहा। तो फिर इंडिया में हमें उस टाइम जो, तो यहाँ पे आई थिंक एक गवर्नमेंट स्कीम से हमें नियाम के थ्रू जो पैसा मिला था, वो काफ़ी उस टाइम हेल्पफुल रहा था हमारे लिए। कि मतलब 25 लाख का वो ग्रांट मिली थी, पर उसमें से जो पैसा आया था 8-10 लाख रुपए, उससे हम छोटा एक फैक्ट्री सेटअप कर पाए थे कि एटलीस्ट हाँ तब तक हमारे पास एक कुछ दिखाने के लिए, हाँ 100-200 किलो ही कंटिन्यू प्रोडक्ट बना पाए। तो वो हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट की। फिर मेरे पापा थे, पापा को बोला कि आप भी अब इधर ही, पापा ने पूरा सपोर्ट उसी टाइम से अपनी वो सारा मार्बल वार्बल वो था वो छोड़ के वो पूरा उधर लग गए। और तुरंत ही लेकर इंडिया में स्टार्ट किया, मैं वहीं जापान था। तो फिर मैं अब कोरोना के बीच में वहीं फंस गया, तो 2.5 साल बाद मैं वापस आ पाया। 2.5 साल तक इंडिया जब गया था, तब तक मेरे सारे दोस्त सब कुछ पास करके जा चुके थे, ग्रेजुएशन सारी चीज़ें खत्म हो गई थी इधर। तो ये रहा था कि पास जाने पे हो। और 2.5 साल बाद आके फिर आपने डिग्री कंप्लीट करी। हाँ उसके बाद फिर मैंने वापस आके डिग्री, हाँ की, ठीक है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम दिए वापस। और वो सारा तब तक सारे कोर्स ही चेंज हो चुके थे, सारी चीज़ें। वो जो MTG वेंचर से आपने फंड रेज करा, अगर आप डिस्क्लोज कर सकें कि कितने, क्या अमाउंट था वो जो आपने रेज करा। वो था 40 मिलियन जापानीज येन, अराउंड 2.7 करोड़ के आसपास था। फर्स्ट सीड राउंड फंडिंग थी मतलब। तो जो 5 मिलियन आपको रेज करने में दिक्कत आ रही थी जस्ट टू रजिस्टर अ कंपनी, उसके कुछ ही टाइम बाद आपको 10 टाइम्स फंड मिल गए। हाँ वो आई थिंक ट्रैक्शन, और उस टाइम थोड़ा बहुत ट्रैक्शन कर पाए उसको देखते हुए चीज़ें आई थिंक। तो वो उसके बाद थोड़ी सिचुएशन थोड़ा ठीक हुई, क्योंकि अब हमारे पास थोड़े पैसे थे तो उन लोगों को हायर कर सकते थे। थोड़ी बहुत हम अपने चीज़ों को, मतलब काफ़ी स्ट्रगलिंग था। ऐसा था कि अभी अभी देखते तो ऐसा लगता है कि हाँ हो गया, पर वो जो चीज़ें निकली थी वो हम, कि कब दिन रात कब कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता था। सुबह उठते थे, शाम लग रहे हैं तो आज भी वही है, मतलब कर रहे हैं उस चीज़ को। वो पैशन जब आपका होता और वो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ते जाएं, चाहे आपको सपोर्ट यहाँ टीममेट्स का हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी ऑथोरिटीज का हो, चाहे आपका ओकिनावा इंस्टीट्यूट का हो, चाहे उस लेडी का हो जिसने आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करा, कभी कभी एक सपना सा नहीं लगता ये सोच के कि ये कैसे हो गया। मेरे को तो ये लगता है कि सर, मतलब मैं हम नहीं कर रहे, या मैं नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक मैं ये मानता हूँ, मेरा जो बिलीव है भगवान पे या नेचर में, कि आई थिंक हमें चूज़ किया गया एज अ मीडियम। और एक जो हमारा वाई है वो बहुत क्लियर है कि हमें क्यों करना है आई थिंक। और वो वाई है कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सस्टेनेबल तरीके से, कि वो किसानों के चेहरे पे खुशी लानी है, कि अगर हाँ यार कि सही में अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए और वो खुशी आ पा रही है, तो अंदर वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार थोड़ा बहुत वो हो पा रहा है। और शायद भगवान या मैं मानो नेचर भी यही चाहता था कि वैसे लोगों को ही साथ में जोड़ा जो इस वाई के साथ में थे। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वो वाली सिचुएशन है कि भाई आपका अगर मन साफ है, क्योंकि हमारे में मैं किसी का भी, मेरे को नहीं लगता कि हमें हाँ बहुत ज़्यादा पैसा का ऐसा कोई लालच है कि आज भी कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो ये बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा वो चीज़ें करना है। किस मेरा तो सिंपल सा है कि लिमिटेड चीज़ें हो भी, और उसके हाँ कि अकेले पर उसका एक इम्पैक्ट की रियल में वो जो चीज़ करने के लिए निकले वो कर पाए, उससे खुशी मिले एट द एंड। पर हाँ अब जैसे कंपनी होती तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें फैक्टर आते ही है। पर अल्टीमेट गोल वही था, और उसी को लेके कि हाँ आपको लोग भी वैसे मिले, वो सारी चीज़ें हुई। तो मेरे को वही लगता है कि जो लोग मिले साथ में जुड़े, वो कहीं ना कहीं नेचर के थ्रू ही जुड़े। और वो मैंने नहीं जोड़े, आई थिंक नेचर ने चाहा कि हम साथ में जुड़े और एक किसी विज़न की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो एटलीस्ट कुछ कर पाए। आई कंप्लीटली रेजोनेट विद दिस। और मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि जो आपका वाई आज है वही आपका वाई 2017 में भी था जब हम पहली बार मिले थे। जो जो बहुत सारे फाउंडर्स बदल देते हैं, चाहे तो VC के इन्वेस्टमेंट के बाद,
चाहे दूसरे टीममेट्स के बाद जुड़ने के बाद, पर आपने हमेशा उस वाई पे फोकस करा, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है। नारायण, एक पीछे एक मैगजीन पड़ी हुई है जिसमें मेरी नजर जा रही है, क्या वो आप दिखा पाएंगे क्या? फोर्ब्स जी की कोई मैगजीन है। हाँ, ये आई थिंक ये जापान वाला है कि जापान के जो पॉप अंडर 30 के अंदर उन्होंने हमें ये पॉलीमर अब को जापान रिकॉर्ड। में फोर्ब्स में 30 अंडर 30 आए थे। जी 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 सर, ये जापान का। ये कौन से साल की बात है? ये लास्ट 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 ईयर था। फोर्ब्स, 2023। हाँ, नेचर नेचर इंडेक्स में। फिर इस साल हमारा फोर्ब्स एशिया अंडर 30 हुआ। और अभी जब मैं आज का जो इंसिडेंट आपको बता रहा था कि जब मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था तो सामने मेरे को ये बुक दिखी वहाँ पर। तो वहाँ पर ये कि हमारा बॉस 100 वॉच के अंदर। ये सर फोर्ब्स एशिया का है। फोर्ब्स एशिया ने 100 टू वॉच लिस्ट रिलीज करा है, बेसिकली 100 कंपनीज टू वॉच फॉर समथिंग ऐसे करके, तो उसमें उन्होंने हमें फीचर करा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ मैं एक एक मिनट लूंगा। हमने पैसे की बात कर ली, हमने टीम की बात कर ली, हमने दुनिया भर की बात कर ली कि कहाँ सपोर्ट मिला, कहाँ नहीं मिला। जो आई गेस मुझे लगता है कि अ, किसी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि घर वालों का क्या पर्सपेक्टिव था इस चीज को लेके। इनिशियली तो सबको ही लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा है, हमने तो उसको इंजीनियरिंग करने भेजा था, ये पता नहीं क्या बनाने लग गया है। पर जब वो मॉडल आपका वैलिडेट हो गया, और इसमें भी मैं आपको दो तीन पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि एक, जब आपको पहली कोई फंडिंग मिली या पहला कोई अवार्ड मिला जो लाखों में है, तब उनका क्या रिएक्शन था? जब आप जापान जाने वाले थे, जब आप जापान गए, तब क्या उनका नजरिया था इस पे? और जब आप वापस आए, अ, अ, उस कंपनी की आप वैल्यूएशन बढ़ा के आप अपनी एक कंपनी जापान में रजिस्टर करा के, तब उनका क्या पर्सपेक्टिव था? और आखिरी में जब उनने ये मैगजीन पे देखा आप दोनों की फोटो, तब उनका क्या नजरिया था, उनका क्या एक्सप्रेशन था? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखने से ज्यादा कोई सक्सेस नहीं है। जी सर। तो मेरे को जो लगता है कि आज भी मतलब उनके लिए तो सारी चीज़ें सेम ही है। मैं शायद जापान चला गया या मैगजीन पे आ गया, उनको आइडिया भी नहीं है कि मतलब क्या है, पर उनको ये पता है कि हाँ भाई, मतलब मेरे को आज भी पता है कि जब भी हम करते थे तो उनके कि हाँ जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते रहो, बस हमारी तरफ से कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना। मतलब पापा मम्मी कुछ ये चीज़ें मतलब उनके लिए नहीं पता है उनको कि क्या है ये सर ये हॉब्स क्या है। जो रिवेन्यू या फंड रेजिंग या जापान या अवार्ड्स में आना, मैगजीन में आना, आई थिंक हमारे पेरेंट्स को लिटरली मतलब समझ भी नहीं आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का तो एजुकेशन भी उस लेवल का रहा है। नारायण के भी पेरेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही एजुकेशन है। हमारे मदर्स कभी गए नहीं स्कूल, पेरेंट्स गए तो 5th 7th क्लास तक, बस इसके आगे पढ़े नहीं है। तो ये जो रेवेन्यू के नंबर, सॉरी जो प्रोजेक्शन, क्या बोल रहे हैं अपन, वैल्यूएशन, तो ये सारी चीज़ों से उनको कोई मतलब वो नहीं है। बता भी दिया ना कि तो वो मतलब वो समझते ना, उनके लिए वो एक नंबर है। हो सकता है कि समझने आने वाले को शायद समझ में आए कि ओके इतना फंडिंग, इतना वैल्यूएशन, ये वो सब, पर उनके हिसाब से वो सब चीज़ें ठीक है। और जो नारायण ने बोला ना कि हमेशा से वो बिलीव था पेरेंट्स का कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो इवन उनको ये भी नहीं बताया कि हम इंजीनियरिंग के लिए भेजा है। उनके लिए तो हम बोलेंगे तो वो मतलब कि हाँ मेरे बेटे ने कॉलेज करा है, या से सिंपल सा 15वीं पास करिए, 16वीं पास करिए, क्योंकि उनके हिसाब से वो कॉलेज क्या होता है नहीं पता है। 12th के बाद फिर 13th 14th 15th 16th ऐसे चलता रहता है। तो वो चीज़ें हैं। उनके लिए बस ये हम्म। खुशी है कि बच्चा खुश है जो भी हाँ, वो कर रहा वो है। वो दिखता है उनको, बेसिकली वो दिखता है। और अभी मतलब हमारे गांव में काफ़ी सारे जापानीज भी विजिटर करें, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे की पार्टनर्स हैं, जो की टीम मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सारों ने गांव में विजिट करी है। इवन उन्होंने नाइट स्पेंड करी है गांव में। तो वो उनको सब रियलाइज होता है ना, फिर सब दिखता है मतलब। तो उसमें कोई पूछने की या कहीं और से जानने की या ऐसे मैगजीन में देखने की उनको रिले जरूरत ही नहीं पड़ती।
उनके लिए तो वो सबसे बड़ी खुशी है ना कि विदेश से 4 लोग आपके साथ में आ रहे हैं, वो आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं और मतलब तो वो उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। दोस्तों का क्या सोचना है इसमें? दोस्त कैसे रिएक्ट करते हैं? मतलब एक तो आपके गांव के दोस्त हैं, एक वो दोस्त है जिन्होंने आपके साथ इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी, एक सरप्राइज ही है उनके लिए भी, क्योंकि जर्नी जो लोग जुड़े नहीं रहे कहीं ना कहीं किसी कारणवश, या लोग सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं एक पॉइंट पे, पर बाद में जब पता लगता है ऐसा कुछ, आप एक दिन उठो आपकी फोटो आपके फ्रेंड की फोटो फोर्ब्स मैगजीन में हो, तो आपका तो रिएक्शन ही बहुत अलग होगा। तो क्या रहा, मतलब दोस्तों का क्या रिएक्शन था? दोस्तों का रिएक्शन भी नारायण के दोस्त तो काफी मतलब एक तो काफी ज्यादा दोस्त है मतलब, और ये बना के भी इतनी ज्यादा रखता है ना कि बट मेरा मेरा काफी कंजर्वेटिव सा सर्कल टाइप का है, लेकिन जितने भी लोग हैं जिनसे मैं शुरू से अच्छा कनेक्टेड था, अभी भी अच्छे से कनेक्टेड है, सब लोग काफी सपोर्टिव है और ऐसा कभी नहीं जताते हैं कि नहीं आप तो ये हो गए आप तो वो हो गए, ऐसा नहीं। जब भी मिलते हैं बातचीत हो रही है काफी मतलब वही जो पुराना बॉन्ड है स्कूल कॉलेज वाला, उसी बॉन्ड के साथ में मिलते हैं। और सबसे बड़ी खुशी कब होती है जब हम बातचीत करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल हमें लगता है कि नहीं हमने ही स्टार्टअप करा है ऐसा कुछ कर रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं। अभी कल ही मैं सॉरी हाँ कल या परसों ही मेरे एक फ्रेंड की शादी थी जो भी आरएस बना है अपने राजसमंद से ही है, नाथद्वारा से। तो वो और मैं कॉलेज में साथ में थे, फिर वहाँ पर 8-10 और भी दोस्त मिले। तो कोई ना कोई मतलब सब अमेजिंग टाइप का काम कर रहे हैं, किसी न किसी भले ही ऑफिशियली हमने जैसे स्टार्टअप रजिस्टर करा, हम कहीं इनकॉर्पोरेट करिए, बाकी चीज़ें फॉर्मलाइज हो गई, उनके लिए वो फॉर्मलाइज नहीं चल रहा है बट काम उसी लेवल का चल रहा है। तो वो एक अपने आप में खुशी होती है कि यार सब लोग अच्छा कर पा रहे लाइफ में कहीं ना, तो वो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट और वो भी दिखता है सभी को। अभी राजसमंद का एक प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, एक एनजीओ है जो उस पर काम कर रहा है और मैं भी उसमें कोलैबोरेट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। सपोर्टिव वो है पीएम और ऐसा। श्री स्कूल्स जितने भी हैं, राजसमंद को उन्हें एज अ डिस्ट्रिक्ट चूज करा है और उनको अपलिफ्ट करेंगे थ्रू दिस एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, डेवलपिंग देयर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, और क्या उनके वहाँ करिकुलम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो स्कूल्स हैं वहाँ पर कहने को एक कंप्यूटर लैब है जो ताला लगा रहता है, क्योंकि ना तो टीचरों को यूज़ करना आता है, ना कोई बच्चा यूज़ कर पाता है। तो हम उन टीचर्स को ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, और उसमें हम जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल होते हैं, ऐसे स्कूल्स के लिए भी काउंसिल हैं, तो वहाँ हम उनको ट्रेन करेंगे। और राजसमंद इज आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू स्टार्ट फ्रॉम। काफी तो अच्छा जब वहाँ की भी इनिशिएटिव। कहानी आई थी तो उनसे भी मैंने सबसे पहले एग्जांपल ईएस पॉलीमर का ही दिया, कि मैंने कहा राजसमंद के लोग हैं, वहीं से निकले हैं और अब ये कर रहे हैं। थैंक यू। आई थिंक इसमें सर डेफिनेटली आपका रोल रहा है जर्नी में। तो सब सब वही तुम्हारी मेहनत है, और जो आप कह रहे हो कि नेचर का साथ है, मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं है, वरना 3 महीने कोई डिले नहीं करता अपना प्रोग्राम, वरना एक एक्सीडेंट के बाद उसको भी वो कंसिडर नहीं करता कि आप 1 महीने और ब्रेक ले लो। कोई क्या ही किस्मत होगी कि जो आपके पास पैसे नहीं है तो किसी फॉरेन स्ट्रेंजर ने आपको 4 मिलियन जापानीज येन दे दिए जस्ट टू रजिस्टर योर कंपनी, जबकि उसको कुछ नहीं पता था कि आप वापस रिटर्न कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये तो मतलब मैं किस्मत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जब आपके इरादे नेक हैं तो आपका पूरा इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करने में लग जाता है। और मैं कहीं उस इकोसिस्टम का एक छोटा सा इनिशियल हिस्सा था जहाँ से हम शुरू कर पाए। जो नए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग हैं जो टियर 2 टियर 3 और रूरल एरियाज में हैं, और वो बोलते हैं कि बिकॉज हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, या हम कैसे करेंगे, उनके लिए आपके मैसेज देना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है ये पॉलीमर में, अ, जो नारायण ने स्टार्ट करा बेसिकली, मतलब आइडिया क्या है वो बाद की बात है, पर जो भी आइडिया था उसके ऊपर स्टार्ट करा है। और उसको मैंने खुद ने भी मतलब मैंने तो पूरी जर्नी जी है, और मेरे ऐसा नहीं कि आइडियाज़ नहीं आते हैं, मेरे माइंड में भी बहुत सारे आइडियाज़ आए,
और भी बाकी हम दोस्त वगैरह मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते रहते हैं इतने सारे से। हर एक के माइंड में जो वो कर रहे हैं उससे हट के, उससे बढ़िया, उससे शायद लाख गुना बढ़िया आइडिया आते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और जब तक स्टार्ट नहीं करते ना, तब तक ये सारे क्वेश्चन मार्क लगे रहेंगे कि रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कैसे करेंगे, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो सारी बातें होगी। तो वो होती रहेगी। तो मैं तो सिंपल सा एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप स्टार्ट करो, जो भी आइडिया हो स्टार्ट करो। और सक्सेस होंगे, फेल होंगे, वो तो बात की चीज़ें है। तो एक बार स्टार्ट करके देखो, फिर आज आगे हो जाएगी चीज़ें। बेसिकली कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं, जो आप उस आइडिया स्टार्ट करने के पहले थे और जो उस आइडिया को फेल करने के बाद होगे, वो आप एक नए पर्सन ऊपर के आओगे, एटलीस्ट उतने से ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ में कि हाँ मैंने ऐसा कुछ फेल करा है बेसिकली स्टार्ट करके। अभी क्या है ना कि सभी को बहुत चीज़ें जल्दी चाहिए होती है स्टार्टअप में, कि यार आज हुआ आज का आज हो जाए। पेशेंस, मतलब सबको ही यूनिकॉर्न बनना है या सबको ही सारी चीज़ें करनी है कि फंडिंग हो जाए, पेशेंस किसी के पास भी नहीं है। तो आई थिंक मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ को कि क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सही में वो चीज़ आपको प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या सही में आपका पेशेंस उसमें है भी नहीं है। कि अगर सिर्फ ऐसे कि कॉपी पेस्ट के लिए कर रहे हो या उस चीज़ के लिए, तो वो ठीक, मतलब वो फिर वो हो गया। लेकिन अगर आप स्टार्टअप जर्नी में आ रहे हो, अगर स्टार्टअप कर रहे हो, तो अपने, मतलब जो बोलते हैं ना कि बहुत है आपकी दिन रात, आगे जाके अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब कहाँ जा रहा है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वो कि हाँ, झेलना, मतलब कि बहुत झेलना पड़ेगा। तो वो एक झेलने का कि हाँ, वो कि हाँ अब ये अगर इसमें रख दिया है तो आगे बहुत, मतलब जो स्टोरी जो दिखती है ना बाहर से कि हाँ बहुत सीधा सीधा ग्रोथ हो रही है, वो सारी चीज़ें वो है ही नहीं है। मतलब रियलिटी में ये है कि आप डाउन, स्ट्रगल, दिन रात, मतलब आप कभी आपको लेबर भी बनना पड़ेगा, तो कभी आपको मैनेजर भी बनना पड़ेगा, तो कभी आपको कुछ भी, मतलब कुछ भी बनना पड़ेगा, आपको सब कुछ जीना पड़ेगा इस लाइफ में। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाँ उस चीज़ के लिए अगर रेडी हो, डिटर्मिनेशन, और अगर मन में एक चीज़ है कि अगर आप जो कर रहे हो, अगर आपका मन साफ है, अगर आपका इरादा नेक है, तो लोग मिलेंगे। हाँ थोड़ा देर से मिलेंगे, फेलियर भी आएगी, हो सकता है कि बहुत बार बुरा भी होगा, पर वो उसको इस तरीके से कि हाँ एक लाइफ की पार्ट की जर्नी है, और उसको लेके अगर आगे, और फेलियर होना तो है ही है, फेल हुए, सक्सेस होना वो कोई मैटर मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। सक्सेस आप खुद हो, अगर आप खुद सेटिस्फाई हो, आप जो कर रहे हो आप अपना 100% दे सकते हो, बाकी तो जो चीज़ें होनी है, तो वो अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो वो पेस्ट है उसके साथ करते जाओ। अगर फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है, मेरा भी वही है कि अगर आपने वो फर्स्ट स्टेप ले ली है तो बाकी सारी चीज़ें हो ही जाती है। जैसे वो बोलते हैं ना कि सर्दी में जब ठंडे पानी से नहाना होता है, तो बाथरूम में जाते तो बहुत डर लगता है कि अरे यार क्या करेंगे क्या करेंगे, पर जैसे ही पहला डब्बा डाल दिया होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 4-5 डब्बे डाल ही देते हैं। तो वो ही है कि पहला डब्बा डालना ज़रूरी है। और आई थिंक सर, क्विकली थोड़ा सा ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली देखें, जब आप हमें सपोर्ट कर रहे थे, उस समय का इकोसिस्टम, उस समय का अवेयरनेस देखें लोगों में, और एक आज 2024 के एंड में हम बैठे हैं, स्टार्टअप्स हैं, एआई इतना आ गया है। शायद आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 6 क्लास का बच्चा जो कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर सकता है, वो भी, उसको भी एआई दे दो, वो टाइप कर लेगा भी स्टार्टअप कैसे स्टार्टअप करना है, और वो अपना आइडिया बताएगा, इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा, इतने चीज़ें आपको एडवांस में पता चल जाएगी, और वो इस तरह के रिप्लाईज होंगे जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी चीज़ों को देख के आ रहा है। तो वो इतने सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास में कि नॉट नेसेसरीली कि आप बहुत ज़्यादा डीप में जाओ, फेल होके ही सीखो, जो अभी तक हम बोलते आ रहे थे कि भाई जब तक फेल नहीं होगे तब तक सीखोगे नहीं। वो थोड़ा सा अब गलत भी प्रूव हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि फेल होके ही सीखना है, दूसरों की गलतियों से भी आप सीख सकते हो। तो अ, उसका फ़ायदा भी है, लेकिन नुकसान भी क्या है ना कि लोग इतना डीप में चले जाते हैं, मतलब एक रियल में तो कोई एक पहला स्टेप लेते ही नहीं है। वो पहले स्टेप लेने के आगे के जो 10 या 100 स्टेप है, उतने स्टेप तक की सोच में चले जाते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। जानना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है ना, इतनी सारी सोचने के बाद उनको लगता है यार तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है,
नहीं कर पाएंगे, अपन स्टार्ट ही नहीं करते हैं, तो उसके चक्कर में वो रह जाते हैं। तो इस ये जो अभी जितना अवेयरनेस और जिस तरह का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, इसका बेनिफिट बहुत सारे हैं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो लोगों को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करनी चाहिए। बात वही है कि कहीं भी जाना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा, राइट। और बाहर निकलेंगे तो लोग मिलते रहेंगे हाँ। और कारवां चलता रहेगा, कहानियां बनती रहेगी। कहानियां बनती रहेंगी। तो घर से निकलने से ना डरें और पहला डब्बा जरूर डालें। राइट। Done, done. तो एक लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट 4-5 सालों में ये पॉलीमर को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि अभी जो 4-5 साल थे वो बहुत क्रूशियल थे, जहाँ से आपने ग्रास रूट लेवल से निकल के एक अच्छी कंपनी फॉर्मेशन बनाया, अब आपका सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ ग्रोथ आ रही है। नेक्स्ट 5 साल का क्या विजन है आपका? तो विज़न सर हमारा जो है वो अगेन वही सेम है कि जो ये चीज़ स्टार्ट की है उसको आज हम 40,000 किसानों के पास है, तो आने वाले टाइम में एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन किसानों तक पहुंच पाए, और जो किसान सही में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उनके वहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। और ये पॉलीमर की ये चीज़ें तो ही, इसके अलावा जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एग्रीकल्चर के अलावा जो सेगमेंट्स हैं, जैसे न्यू यूज़ केस हो गए कॉस्मेटिक सेगमेंट में, जैसे रिसेंटली हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आइस पैक हो गए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गए जहाँ पर केमिकल पहले यूज़ होते थे, तो कैसे हम जो बोलते हैं ना कि सर्कुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाए, और वो एक नए एवेन्यूज़ जो है वो हम डोर्स ओपन कर पाए थ्रू ये पॉलीमर। और यही है कि हाँ, अगेन कि जितने ज़्यादा फार्मर्स और किसानों के चेहरे पे मुस्कान ला पाए वही हमारी जीत है। वही जितना कर पाए उतना रहेगा हमारे विजन में, वही हमेशा। And Narayan Puran, thank you for always appreciating, always supporting startups, always inspiring other junior startups. Because मेरे को एक इनिशियल बात याद आती है कि जब नारायण की सक्सेस स्टार्ट हुई थी, तो चाहे वो न्यूजन प्रोजेक्ट भी था, माथुर सर भी थे, पर नारायण की एक सक्सेस की वजह से वहाँ अगली बार 25 स्टार्टअप और निकले थे। जहाँ एक स्टार्टअप नहीं होता था, एक अच्छे एग्जाम्पल सेट करने की वजह से उसी इंस्टीट्यूट में अगली बार 25 स्टार्टअप और निकले। तो मेरा अभी रिसेंटली इंटरेक्शन हुआ, तन्मय याद है ना, तन्मय मंडला, जो एक कॉर्न वाली मशीन बनाई थी उनने, जी 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 वो जी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर एक यूनिवर्सिटी आती है नेचुरोपैथी की, पुणे में है, हम्म, उसमें ही इज जी। वर्किंग। और वहाँ से मेरे को उनने कनेक्ट किया था कि सर हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप हेल्प करो। ओके। अभी रिसेंटली बात हुई थी। तो नाइस कहाँ वो नाइस। छोटे से कनेक्ट थे, क्योंकि वरना तो लोग कॉलेज में आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, कहाँ कनेक्ट रहता है। पर कुछ लोग होते हैं जो डिसरप्शन लाते हैं, जहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नारायण ने एग्रीकल्चर में स्टार्ट किया। तो थैंक यू पूरन, थैंक यू नारायण की सक्सेस स्टार्ट हुई थी, तो चाहे वो न्यूजन प्रोजेक्ट भी था, माथुर सर भी थे, पर नारायण की एक सक्सेस की वजह से वहाँ अगली बार 25 स्टार्टअप और निकले थे। जहाँ एक स्टार्टअप नहीं होता था, एक अच्छे एग्जाम्पल सेट करने की वजह से उसी इंस्टीट्यूट में अगली बार 25 स्टार्टअप और निकले। तो मेरा अभी रिसेंटली इंटरेक्शन हुआ, तन्मय याद है ना, तन्मय मंडला, जो एक कॉर्न वाली मशीन बनाई थी उनने, जी 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 जी। वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर एक यूनिवर्सिटी आती है नेचुरोपैथी की, पुणे में है, हम्म, उसमें ही इज जी। वर्किंग। और वहाँ से मेरे को उनने कनेक्ट किया था कि सर हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप हेल्प करो। ओके। अभी रिसेंटली बात हुई थी। तो नाइस कहाँ वो नाइस। छोटे से कनेक्ट थे, क्योंकि वरना तो लोग कॉलेज में आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, कहाँ कनेक्ट रहता है। पर कुछ लोग होते हैं जो डिसरप्शन लाते हैं, जहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नारायण ने एग्रीकल्चर में स्टार्ट किया। तो थैंक यू पूरन, थैंक यू नारायण। तो ये था आज का एपिसोड नारायण और पूरण के साथ। हमें उम्मीद है आपको ये कन्वर्सेशन इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी होगी। ऐसे और भी अमेजिंग स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर करें। क्या पता कब कौन कहाँ इंस्पायर हो जाए। तब तक के लिए इनोवेट करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और अपने पैशन को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।